हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतेस एकेडमी 2.0 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। चाहे वो अभी जो लगा है वीडियो उसके लिए हो, या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एस्टेट सुपर टेट, ठीक है, जो भी हैं स्टेट एग्ज़ाम, उनके लिए सभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो कि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये आज का हमारा टॉपिक है क्या, तो मौलिक अधिकार, भाग 3, मौलिक अधिकार। आज इसकी बात करेंगे, ठीक। तो चलिए, भाग शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं बेसिक पॉइंट, फिर इसके बाद एमसीक्यू में आते हैं। पहले की तरह जैसे पहले होता था वैसे अभी करेंगे। तो चलो आओ समझते हैं। चलो आओ देखते हैं कि क्या है इस पे। भाग 3 में, भाग 3 क्या है, मूल अधिकार, ठीक। अब इसके आर्टिकल की बात करेगा तो ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक। स्रोत की बात करें हम, कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो मूल अधिकार है उसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो इसका स्वरूप कैसा है, तो नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि सरकार ये हमको क्या प्रदान करती है, इसलिए कानून के तहत ये क्या है, उनके प्रति क्या है, नकारात्मक है। ये हमारे अधिकार हैं, हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन उनके लिए निगेटिव है, इसलिए इसको नकारात्मक बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम कि मूल अधिकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 4, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। और यदि पूछे मूल अधिकार हैं कितने, उनकी संख्या कितनी है, मूल अधिकार की संख्या पूछे तो पहले थी 7, अब जो कि वर्तमान में है 6, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार जो 4 प्रकार के हैं कौन कौन से हैं। टॉपिक को बहुत इत्मीनान से करना है, भागना नहीं है, 1 बाय 1 करके टॉपिक को ख़त्म करना, ठीक है। वैसे भी यदि आज एक सीरीज में नहीं हो पाएगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आ जाऊंगा, ठीक, कोई बात नहीं। देखते हैं, कुछ आज प्रैक्टिस, कुछ कल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। तो चलिए, और कमेंट मैं देखो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कमेंट पढ़ने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए यदि जो भी आपको सीरीज में क्वेश्चन का जवाब सूझे तो वो आप अपने मन में सोच सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मैं बीच में एक या दो क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत ही शानदार होते हैं, और उनका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, मौलिक अधिकार के प्रकारों की, ठीक है। प्रकार डाल देते हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। तो इनको समझते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से। पहला, पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार। दूसरा आपने सुना होगा मानवाधिकार, ठीक।
मानवाधिकार। और तीसरा जो है वो अपना ले सकते हैं आप मूल अधिकार, ठीक। और चौथा जो है वो है हमारा कानूनी या विधि अधिकार। ये हो गए आपके 4 अधिकार, ठीक है। जिसमें पर्यावरण में क्या होती है, किसमें जीवों को प्राप्त अधिकार है, सभी जीवों को प्राप्त अधिकार, ठीक है। और ये मानव अधिकार में मानव को प्राप्त अधिकार है। अब बात करते हैं जीवों को जैसे प्राप्ति में अधिकार है, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि इसमें क्या सीमा का कोई अनुबंधन नहीं है। सांस लेना, वायु, जल, पानी सब किस में आ जाएंगे, जल हो गया, ठीक, और वायु हो गई, तो ये सब किस में आ जाएंगे, तो पर्यावरण के अंतर्गत। अब यदि पूछे कि मानव अधिकार जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, तो क्या सांस लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, और जल पीने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, और जन्म लेने के लिए नहीं कोई रोक सकता है, ठीक है। और बाकी मूल अधिकार ये टॉपिक है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और जो कानूनी अधिकार है वो विधिक सहायता है, ठीक है, बात करेंगे इसकी किसी आर्टिकल में, ठीक। तो अब बात करते हैं हम मौलिक अधिकार की। किसकी बात करते हैं, मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार की कितने प्रकार के हैं, तो मूल संविधान में कितने थे, 7। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं भैया, तो 6, ठीक है। जब वर्तमान में 6 है, कौन सा अधिकार हटा दिया गया है, तो आपका 6वां अधिकार हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ठीक। तो इसको कहीं रखा भी गया होगा यहां से हटाकर, तो पहले कहां पर था, आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था। अब वर्तमान में कहां है, तो 300 का, ठीक है, ये यहां पर पहुंच गया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम कि जो अधिकार हैं उनमें से पहला अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो 5वां है, पहले 4 की बात कर लेते हैं। जो 4 है ये इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 14 से 18, क्योंकि जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और 13 आर्टिकल जो है, जो आर्टिकल 13 है वो कहता है ऐसी विधि जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, वो क्या मतलब, जो ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार के विरोध में है वह कानून शून्य हो जाएगा, यानी वह विधि मान्य नहीं होगी, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, तो 19 से 22 तक आर्टिकल, ठीक है। अब ये शोषण का विरुद्ध है, तो 23 और 24 आर्टिकल क्या है भैया, शोषण का विरुद्ध अधिकार, ठीक। अब यह संरक्षण का अधिकार बोल सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से आर्टिकल 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब एक एक करके 1 बाई 1 करके क्या इनकी व्याख्या करेंगे और देखते हैं कि अब इसमें क्या है कि जो 5वां है उस अधिकार की बात कर लेते हैं।
जो पांचवा है हमें शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति की बात करता है और ये आर्टिकल है आपका 29 से 30। ठीक। अब यदि बात करें जो संपत्ति का अधिकार है वो हट ही गया है, उसको कोई बात नहीं, बता चुका हूँ, आर्टिकल 31 में था। और जो सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? तो अनुच्छेद 32 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। थोड़ा बस 5 सेकंड का वेट करिए। चलिए अब बात करते हैं इसके अनुच्छेद व्याख्या की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। ठीक, और जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि भाग थर्ड को क्या कहा गया है, भाग थर्ड को कहा गया संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ठीक, और क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं, क्या है, जो मौलिक अधिकार यानी भाग जो 3 है उसको क्या न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय के द्वारा क्या संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक, तो अब ये मैग्ना कार्टा क्या बला है इसको समझते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट में बेहतरीन तरीके से मैग्ना कार्टा समझते हैं क्या चीज़ है। एक मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र था जो कि मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र समय की बात करें इसकी तो 15 जून 1215 में आया था। कहाँ पर, तो रेनसीड। स्थान की बात कर ले हम, कहाँ पर, रेनसीड। कहाँ पर है ये, टेम्स नदी के किनारे। टेम्स नदी के किनारे। अब ये कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में बोल सकते हो तुम। अब ये क्या बोला थी इसको जानते हैं कि जो मैग्ना कार्टा था तो ये ब्रिटेन के राजा जॉन और सामंत जो बैरन थे वहाँ के, उनके मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसमें मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र में पहली बार क्या किया गया था, इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। किसका, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था किसमें, तो मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र में। ठीक, अब इसी कारण जो लुई 16वां था, लुई 16वां, इसको फांसी दे दी गई थी क्योंकि मानवाधिकार का इसने क्या किया था, उल्लंघन कर दिया था। मानव के अधिकारों को क्या कर दिया था, उल्लंघन, इसलिए इसको फांसी दे दी गई थी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो मैग्ना कार्टा है तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले और सर्वप्रथम इसको मतलब किसने कानूनी अधिकार दिया और घोषणा कहाँ हुई, ये सब बातें जान लेते हैं। 2-3 पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। प्रथम साक्ष्य
तो ये प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ब्रिटेन से मिलते हैं। किसके? मैग्ना कार्टा के। ठीक। और यदि बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि जो मानव अधिकार है उसकी घोषणा, मानव अधिकार, क्योंकि मैग्ना कार्टा में क्या है? मानव के अधिकारों की बात होती है, तो इसमें कि मानव अधिकार या मानवाधिकार, ठीक है, इसकी घोषणा सर्वप्रथम किसने करी थी? किस देश ने करी थी? तो विश्व का प्रथम देश है कौन? तो फ्रांस, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी 1789 में, और उसका नारा क्या था 1789 में? और उसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये उसका नारा था। अब जैसी बात है, स्वतंत्रता की बात आई, समानता की बात आई, तो भाईचारा, तो ये सब किस में है? भाग 3 की बात कर रहा है, यानी मैग्ना कार्टा के अंतर्गत आता था, यानी मानवाधिकार के अंतर्गत। ठीक, या मूल अधिकार। तो अब बात कर लेते हैं कि जो मानव अधिकार है इसको फिर किसी ने संवैधानिक दर्जा भी दिया होगा। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा किसने दिया? तो प्रथम देश था हमारा यूएसए। अब पूछेगा कब शामिल करने का समय इसके क्या है? तो 1791 में इसको क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो बनेगा आपका कि यूएनओ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? किसके द्वारा? तो यूएनओ द्वारा। तो ये देखिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो सबको पता है कि 10 दिसंबर 1948 को इसकी सार्वभौमिक घोषणा हो गई। किसकी? मानवाधिकार की। ठीक है, इसलिए 10 दिसंबर क्या बनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अब इसमें एक चार्टर भी जारी हुआ जिसमें आर्टिकल इसमें कितने हैं? आर्टिकल हैं इसमें 30। ठीक, जब मानवाधिकार पढ़ेंगे तब इनकी आर्टिकल 1 बाय 1 करके कवर करेंगे, बाकी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएसआई के लिए बेटर इंपॉर्टेंट है, तो इसका सेक्शन अलग से देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें पूछ रहा था कि मौलिक अधिकार क्या सीमित हैं? मौलिक अधिकार क्या सीमित हैं? तो आंसर जाएगा हाँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया था कि मौलिक अधिकार क्या न्याय योग्य है? न्याय योग्य है? तो यस, क्या न्याय योग्य है? क्योंकि हम जब भी इसका हनन होता है किसका? मानव अधिकार का, तो हम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके अनुसार। और हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जो बी आर अम्बेडकर जी थे तो मैग्ना कार्टा आर्टिकल 32 को ही कहा था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक, अब इसमें अनुच्छेद 200, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो हम लोग जा सकते हैं इसके तहत, तो हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 226 के तहत हम लोग क्या हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि हमारे मानव अधिकार का हनन होता है तो। ठीक, और यदि मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करेगा? तो आपको बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकार की रक्षा या सुरक्षा करता है। ठीक, और सबसे जो अहम भूमिका है, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि भारतीय लोग मौलिक अधिकार को त्याग सकते हैं? तो आंसर जाएगा नहीं, हम लोग मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकते हैं। जबकि यूएसए के लोग हैं जहाँ से हम लोगों ने ये लिया है, वहाँ के लोग आसानी से त्याग देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में फैक्ट ऐसे ही पूछता है आराम से उनमें से, और ऐसे आप
कॉपी में नोट डाउन करेंगे या प्रॉपर कॉपी वगैरह कुछ बना लेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उनसे आपके क्वेश्चन हमेशा के लिए सही होंगे। ठीक, अब कुछ और समझते हैं कि अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद क्या 352, ठीक, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। तो आज आपको क्वेश्चन में मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका कुछ मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। इसके तहत आर्टिकल है आर्टिकल 358 और 359। इसमें क्या चीज है कि आर्टिकल 58 में आपातकाल 352 के तहत जब घोषित किया जाता है, तो आर्टिकल 358 क्या करता है कि जो 19 है हमारा, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जब क्या 356 सॉरी 352 होगा यहाँ पे, ठीक, 352, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है और जैसे ही ये राष्ट्रीय आपातकाल हटता है तो वैसे 19 क्या होता है, लागू हो जाता है। यानी कि आर्टिकल 358 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 एक्टिव होने पर अनुच्छेद हमारा जो कि 19 है वो स्वतः क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल हटता है तो वैसे आर्टिकल 19 क्या होता है, ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ कहता है आर्टिकल 58। ठीक, अब एक दूसरा क्या है 359। ये आर्टिकल 359 क्या कहता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है तो मौलिक अधिकार में कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं। निलंबित हो जाते हैं। ठीक, जितने भी आर्टिकल क्या हो जाते हैं, सब निलंबित हो जाते हैं। अब निलंबित क्यों, कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सांस लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, निजता का अधिकार आता है, एकांत का अधिकार आता है, इसमें जो भी हैं, और सोने का अधिकार आता है, ये सब तो आप बंद नहीं कर देते हैं। ठीक है, और निःशुल्क क्या है, विधिक अधिकार वगैरह ये सब इसी में आते हैं, तो ये सब तो आप बंद नहीं कर देते हैं। गरिमा का अधिकार, ठीक है, तो ये सब क्या, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। और जो आर्टिकल 20 कहता है हमारा, आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, क्या, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। यदि आपको कोई ज़बरदस्ती उठा ले जाए तो आपको भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने बारे में सफाई देने के लिए, तो ये कहता है। यानी आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल को छोड़कर सभी आर्टिकल क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 भी इसमें आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आर्टिकल 359। अब बात करते हैं हम अपने अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा है। परिभाषा, ठीक, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं राज्य की परिभाषा में, कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल है। तो इसमें से जैसे कि केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में मतलब ग्राम पंचायत और नगर निगम।
ठीक, ये नगर पंचायत बोल सकते हो, इसके अंतर्गत जिला बोर्ड भी आता है। ठीक, तो ये होते हैं। और भी कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। बेहतर से कायदे में डीप से होते हुए चलना है और एक एक पॉइंट को क्लियर करना मेरा मकसद है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान और ओएनजीसी, और इसके अंतर्गत सेल भी आती है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक भी आती है जो इम्पोर्टेंट है। कोऑपरेटिव बैंक से क्वेश्चन मतलब कोऑपरेटिव बैंक क्या है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है कि नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा बिल्कुल सही है, आती है। ठीक है, तो और एलआईसी भी आती है आपकी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और विश्वविद्यालय जो वगैरह हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये भी सब शामिल हैं। ठीक, तो अब इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो कुछ 2-3 पॉइंट है आप उनको समझिए कि वो नहीं आते हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो पॉइंट नहीं आते हैं। ठीक, कौन कौन से नहीं आते हैं? तो एक आपका आईसीआईसी बैंक नहीं आती है, और इसमें बीसीसीआई नहीं आता है, और इसमें एनसीईआरटी को शामिल नहीं किया गया है। और न्यायालय जो देखा जाए, इसका जो न्याय पार्ट है वो परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि प्रशासनिक उसका आता है। तो ये न्यायालय की बात हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जो न्यायालय है वो सरकार के अधीन होकर नहीं सुनाया जाता, बल्कि वो क्या स्वतंत्र है। जो न्यायपालिका है हमारी वो कैसी है? स्वतंत्र है। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ आर्टिकल 12 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि ऐसी विधि जो मौलिक अधिकार के विरोध में होगी, मौलिक अधिकार के विरोध में, मतलब ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार के विरोध में होगा, वो कानून क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी हट जाएगा। ठीक, ऑटोमेटिक। अब आर्टिकल 13 का एक जो चौथा पार्ट है, नहीं 13 का एक पॉइंट और समझ लीजिए, 13 का तीसरा पार्ट, इसमें विधि शब्द को स्पष्ट किया गया है। किसको? विधि शब्द को स्पष्ट किया गया है। ठीक, अब आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो आपको आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? कहे विधि के समान समता। आज का क्वेश्चन आपके लिए कि विधि के समान समता, ये विधि के समान संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। मैं पहली क्लास में जो स्रोत थे उस पर आधारित जो क्लास थी उसमें बता चुका हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। 15 कहता है कि जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश आदि के आधार पर जो प्रवेश है उस पर निषेध है, यानी इनके आधार पर किसी व्यक्ति को जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब यदि बात करें हम यहाँ पे कि अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी 16 में क्या है भैया? तो सरकारी नौकरी की बात करता है। सरकारी नौकरी जो कि आप लोगों को भी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता
अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी छुआछूत का क्या अंत कर दिया गया है। इसका संशोधन पूछ लेता है तो इसका अधिनियम आया था अस्पृश्यता अधिनियम। इसका अधिनियम कब आया था? 1955 में। ठीक, उसका इसमें एक संशोधन नाम है। इसका संशोधन नाम कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको नाम चेंज कर दिया गया कि इसको अस्पृश्यता न कह करके इसको सिविल या लोक संरक्षण अधिनियम नाम दे दिया गया। किसको? अस्पृश्यता अधिनियम को। ठीक है, SC ST एक्ट 1989 के तहत। अब अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो कहता है हमारा उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी जो दीवान, राय बहादुर और राजा जैसी जो उपाधि दी जाती थी वो अब नहीं दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 18 का फर्स्ट कहता है कि सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधि दी जाती है। सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है, जैसे कि कर्नल हो गया, मेजर हो गया। और यदि हम शैक्षणिक की बात करें तो इसमें डॉक्टर की उपाधि हो गई। ये सब क्या दी जाती हैं? किसके अंतर्गत? 18 फर्स्ट के अंतर्गत। तो अब 19 में देखते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का प्रावधान है इसमें। स्वतंत्रता का प्रावधान। पूर्व में इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। वर्तमान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 6 प्रकार की है। ठीक, अब 19 का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको चर्चा किए बिना आगे नहीं हम लोग बढ़ सकते। 19 का तो इसमें देखते हैं 19 का क्या कहता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, ये नहीं बोल सकते सीधे सीधे बोलने का अधिकार। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या आता है? 19 का के अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं उनको समझो पहले। क्या क्या आता है 19 का के अंतर्गत? 19 का बोले या ए भी बोल सकता है, तो इसमें आप टेंशन ना ले। जैसे कि इसके अंतर्गत आता है प्रेस यानी मीडिया। इसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब टेलीविज़न, रेडियो वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी के अंतर्गत आता है आपका सबसे अहम मुद्दा है RTI। इसी के अंतर्गत आता है आपका नेट। और इसी के अंतर्गत आता है आपको जैसे बोलने का अधिकार है तो वैसे चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार। ठीक है, लेकिन आप राष्ट्रगान जब हो रहा हो तो तब आप क्या खास तौर पर चुप रहेंगे। ठीक, खास तौर पर किसके? राष्ट्रगान के। मतलब आप फर्जी में आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, आंखों से देखा हाल प्रस्तुत करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे UPSI में कि कवि या पेंटर किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 19 का के अंतर्गत। और इसी से जो अहम फैसला था, क्या बोलते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि स्कूलों, कॉलेजों, घरों में भी फहरा दिया जाता है, फहरा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी इसी में दिया गया है। ठीक, अब
आर्टिकल 19 का 2 भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 का 2 कहता है कि आर्टिकल 19(2) के तहत जो भी अभी वाक्यों व्यक्ति की जितनी भी स्वतंत्रता थी, यह 19 का को क्या प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक, अब 19 का बी है। 19 इसका बी क्या कहता है, या खा बोल सकते हो तुम। बिना हथियार सभा सम्मेलन करने का अधिकार, सभा सम्मेलन करने का अधिकार। और 19 गा कहता है कि संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। ठीक, और यदि बात करें 19 घा कहता है, घा में है भ्रमण, कि आप लोग घूम भी सकते हो, यानी घूमने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार। ठीक, 19(2) कहता है उसको 19 का आर्टिकल जो का है उसको क्या कहता है, उसको प्रतिबंधित करता है। और जो 19 का बी है वो कहता है कि आप सभा बना सकते हो। 19 का गा कहता है कि संघ भी बना सकते हो, और जैसे आप संघ बना लो तो 19 घा के तहत आप क्या, भ्रमण यानी घूम भी सकते हो। ठीक है, अब इसके तहत एक और आता है जो 19 का ई, 19 एक का ई बोल सकते हो आप। 19 एक का ई या अंगा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। ठीक, अब और 19 का चा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 का चा। उसमें कहता है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो 19 चा में है। ठीक है, आर्टिकल 31 में भी है लेकिन 19 चा में भी है। ठीक है, इसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। ठीक, और कहाँ रख दिया गया, तो भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको रख दिया गया। और एक और 19 का आर्टिकल बचा है जो अनुच्छेद 19(1) का छा बोल सकते हो। ठीक, ये है जीविकोपार्जन से संबंधित, आजीविका का अधिकार, यानी कमाने खाने का अधिकार, कारोबार व्यापार का अधिकार है ये। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज के हो सकता है आज के सेशन में प्रैक्टिस ना हो पाए, तो पहले यही देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अब आर्टिकल अनुच्छेद 20 कहता है 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, और आर्टिकल 21 कहता है प्राणिम दैहिक स्वतंत्रता। 20 कहता है 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और 21 कहता है प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या है, आर्टिकल 21 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि एकांत रहने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है, एकांत रहने का अधिकार दिया जाता है। निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार कब से दिया गया, तो 2017 से इसको दिया गया, 2017 से निजता का अधिकार भी शामिल किया गया। ठीक, वायु का प्रयोग यानी सांस लेने का अधिकार, विदेश जाने का यानी घूमने का अधिकार। जो देखो, जो विदेश जाने का अधिकार है, ठीक है, ये विदेश में घूमने का अधिकार, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस आया था। मेनका
गांधी बनाम क्या भारत संघ कब आया था? तो 1978 में आया था। इसी के तहत ये क्या हमको विदेश जाने का अधिकार दिया गया। ठीक, और इसमें क्या आता है? सोने का अधिकार आता है, स्वास्थ्य का अधिकार आता है, घायल व्यक्ति को बचाने का अधिकार भी आता है, विधिक अधिकार भी आता है, और प्रदूषण रहित जल का उपयोग करने का अधिकार भी आता है। ठीक है, ये सब अधिकार आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या? शादी करने का अधिकार। क्या? शादी करने का अधिकार। कुछ तो इस आर्टिकल को सुन करके बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि वाह, यही तो हमारे आर्टिकल मतलब का है, बाकी सब तो बेकार है। तो चलो बात करते हैं अनुच्छेद 21 का। 21 का कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जो कि किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो 2002 में होता है। ठीक, और जो RTE एक्ट है कब आता है? 2009 में। और लागू कब होता है? तो 1 अप्रैल 2010। ठीक, अब अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरुद्धि का अधिकार। ठीक, यानी गिरफ्तारी अगर यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी आके आपको क्या गिरफ्तार कर सकता है, तो अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार और सूचना घर अपने पहुंचाने का अधिकार। यानी हम गिरफ्तार हो गए तो वह सूचना कहाँ पर पहुंचा दी गए? घर पर सूचना पहुंचाने का अधिकार। ठीक, और विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अब जो विधिक सहायता है ना, विधिक सहायता के आर्टिकल देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। विधिक सहायता की बात करता है तो अनुच्छेद 21 में भी बताया आपको, अनुच्छेद 22 में भी बता दिया, और एक आर्टिकल और आएगा 39 का, इसमें विधिक सहायता की बात की गई। ये 3 आर्टिकल है जिसमें विधिक सहायता की बात करी गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा आर्टिकल विधिक सहायता से संबंधित नहीं है, तो हो सकता है ये तीनों दिए हो, ऑप्शन लास्ट में दिया हो कि ये सभी, तो आपको वो सभी टिक करना पड़ेगा। ठीक, यदि क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर बनता है, और ज़्यादा अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करके जाइए प्रत्येक, और बेल आइकन ऑन करिए, नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं कि इसमें जो आर्टिकल 22 है, अब तो कहेंगे कि तो क्या आतंकवाद को जैसे हमने गिरफ्तार कर दिया, कोई आतंकवाद है उसको पकड़ लिया, तो क्या उसको भी कहेंगे कि नहीं जाओ भैया जाओ अपने घर पे भी बता के आओ, मतलब अपने घर भी सूचना पहुंचाओ कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। अब ये है IPC CRPC का मैटर, वो वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना जान लो कि इसमें जैसे शत्रु देश, ठीक है, कोई भी देश का नागरिक है वो हमारे देश में आकर क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उसको पकड़ सकते, कोई ज़रूरत नहीं उसके देश में बताने की। ठीक, और निवारक निरुद्धि के संबंध में, ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि निवारक निरुद्धि की बात करें तो किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लेना, इसके निवारक निरुद्धि कहलाता है। ठीक, और निवारक निरुद्धि अधिनियम 1950 में लाया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें जो आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22, इसके तहत कुछ क्या कानून लाए गए, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया निवारक निरुद्धि अधिनियम कब आया, तो 1950 में आया। तो एक मीसा करके आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मीसा कब लाएगा, मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, कब लाया गया, तो ये 1971 में लाया गया है, और ये समाप्त हो गया है। कब समाप्त हुआ, तो 1979 में समाप्त हो गया। इसमें हिरासत का समय था कि 21 माह तक आप रख सकते हैं।
किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। ठीक है, अब एक आर्टिकल आता है, एक नियम आता है क्या, रासुका के नाम से, रासुका। अभी रासुका क्या बोला है, इसको जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, यानी NSA, ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक, इसका फुल फॉर्म है। कब आता है, तो 1980 में आता है। इसमें 6 माह के लिए गिरफ्तार किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि जैसे कि भारत की एकता अखंडता, इस पर कोई क्या करता है, नज़र उठाता है या फिर इसके बारे में कुछ गलत बोलता है तो इसमें इसको अंदर कर दिया जाता है। फिर एक कानून आता है टाडा नाम से, टाडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाडा कब आता है, तो 1985 में आता है। ये आतंकवाद से संबंधित कानून है, टेररिज्म एक्ट, डिस्ट्रक्टिव और एक्टिविटीज़ एक्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कब आया, 1985 में आया। और समाप्त कब हो गया ये, 1995 में हो गया। इसमें भी 6 माह के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या, कि एक पोटा नाम से एक्ट आता है, ठीक है, आतंकवाद विरोध अधिनियम, ठीक, यानी प्रोविंस ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कब आता है, तो 2002 में आता है। और समाप्ति का समय है इसका 2004, और हिरासत का समय है, मतलब रखा जा सकता है इसमें 6 माह तक। ये इसकी बात हो गई। अब क्या बात है, तो आज का सेशन लॉन्ग होता जा रहा है, बाकी आर्टिकल की बात करेंगे हम कल, और कल ही क्या करेंगे, इनके अनुच्छेदों की क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार में नहीं फिनिश किया जा सकता है, ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं, जो 2-4 क्वेश्चन है बेसिक वो करते हैं और बस अलविदा लेते हैं आपसे, ठीक। तो देखते हैं क्या चीज़ है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। आपको सोचना नहीं, तुरंत टिक लगाइए, आगे बढ़िए। भारत के संविधान में भाग 3 का संबंध है, किससे संबंध है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, यह मूल कर्तव्य से, यह मूल अधिकार से, नागरिकता से, ठीक। तो जाहिर सी बात है मूल अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई है, ठीक है, तो किसको, तो USA की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है, कहाँ से, तो 12 से 35, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सार्वत्रिक अलौकिक भाग कहा है, तो किसको कहा है, तो भाग 3 को ही कहा है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या कहा है इन्होंने, मैग्ना कार्टा की बात की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मूल अधिकार कहलाते हैं, तो मूल अधिकार क्या कहलाते हैं, क्योंकि वह क्या है, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है। तो इसमें इस बात समझते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार नहीं। सरलता से संशोधन नहीं है, बिल्कुल इसमें नहीं है, ठीक। मानव अधिकार, मानव के प्राकृतिक अप्रतिदेय अधिकार है, मानव के प्राकृतिक बिल्कुल सही है, अप्रतिदेय अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो आपके ये 6 क्वेश्चन हो गए, बाकी कल करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए सभी व्यक्ति को क्या, अभी तक जुड़ने के लिए सभी व्यक्तियों का धन्यवाद, और सभी व्यक्तियों को मेरी तरफ से जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
इसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में थोड़ा सा और उसका डिस्क्राइब करेंगे इस आर्टिकल को, ठीक। अनुच्छेद 23 से लेकर के 32 तक जाएंगे, मतलब 32 क्या 35 पूरा पूरा कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने अनुच्छेद ये MCQ में आएंगे और पूरे MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए आप सभी व्यक्तियों को धन्यवाद और जय हिंद।